दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा, 8 बजे वाली स्टोरी कई बार आप लोग को 8:30 बजे तक मिलती है, तो कई बार ऐसा होता है कि केस की अपडेट या फिर पूरी स्क्रिप्ट तैयार नहीं हो पाती है, तो समय थोड़ा लेट हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में जो हमारी स्टोरी है, सर्दियों हम लोग पोस्ट करते रहेंगे। और सर्दियों के बाद जो हमारा पुराना समय है 10:10 हम लोग उस समय पर शिफ्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आप लोग को आमतौर पे मैं कहानियाँ सुनाता हूँ और इन कहानियों के अंदर अगर कोई क्राइम होता है, पुलिस जब उस क्राइम के पीछे की वजह जानने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, तो पता चलता है कि ये जो कत्ल हुआ है, इस कत्ल के पीछे अवैध संबंध है। जब अवैध संबंधों के बारे में पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि परिवार का ही कोई सदस्य था, उससे इस महिला के अवैध संबंध थे। उसके बाद में घर वालों को इसकी खबर हुई, उसके बाद में कत्ल कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, घर वालों ने ये सोचकर कत्ल किया होता है कि ये बात अगर समाज में जाएगी अवैध संबंधों वाली तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, कत्ल कर देंगे तो सारा मामला दब जाएगा, छुप जाएगा। लेकिन उनको पता नहीं होता है कि अगर वो कत्ल भी करेंगे तो ये जो मामला है बाहर ही जाना है और तुम्हारी बदनामी तो वैसे ही होनी है। इसलिए बैठ कर ही अगर मामले को सुलझा लिया होता तो कम से कम एक व्यक्ति की जान न जाती और आप लोग सलाखों के पीछे न जाते। और दोस्तों, इसी तरीके की आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी को अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोग सुनने के बाद में कहेंगे कि अमूमन अगर जवानी की दहलीज पर इंसान होता है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत बहक गया हो, लेकिन जो इंसान जिसके पैर कब्र के अंदर लटक रहे हैं उसकी उम्र 70 से 80 साल के आसपास हो चुकी है, उसके बावजूद भी उसके ऊपर जिस्मानी भूख हावी हो जाए, उसके बावजूद भी वो ऐसा काम करे, यकीनन दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद में आप लोग को अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी की शुरुआत होती है हमारे देश के एक प्रसिद्ध राज्य तमिलनाडु से। तमिलनाडु में एक जगह लगती है अम्बत्तूर, और इसी अम्बत्तूर में एक इलाका लगता है जे नगर। इसी जे नगर में एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में यशुराजन, उनकी उम्र तकरीबन इस समय 70 साल के आसपास थी, और उनकी पत्नी कला, उनकी उम्र 51 साल के आसपास थी। बेटा जिसका नाम उदय था, उदय की उम्र तकरीबन 35 साल के आसपास थी, और उसकी एक पत्नी थी जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के आसपास थी। ये जो पूरा परिवार था, ये पूरा परिवार बहुत अच्छे तरीके से रहा करता था। जो उदय था, ये उदय बाहर रहकर बेंगलोर में रहकर जॉब किया करता था। जो पत्नी थी वो घर पे रहा करती थी, और पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजर कर रहा था। परिवार के पास में सब कुछ था, पैसा था, रुपया था, दौलत थी, नाम और रुतबा था, हर जगह शहर के अंदर इनका नाम था। इसी वजह से इस परिवार को काफ़ी ज़्यादा रसूखदार परिवारों में गिना जाता था। और दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 25 जनवरी साल 2019 की। 25 जनवरी साल 2019 को तमिलनाडु के इस अम्बत्तूर में जे नगर में सब कुछ सामान्य था। सुबह सुबह लोग उठकर दुकानों की तरफ जा रहे थे, कुछ को अपनी दुकानें खोलनी थी, कुछ अपने कामकाज के लिए निकल रहे थे। लेकिन उसी समय इसी यशुराजन के घर से अचानक से चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं। जब यशुराजन के घर से अचानक से सुबह सुबह चीखने की आवाज़ें आती हैं तो जो लोग होते हैं वो यशुराजन के घर की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे ही घर की तरफ पहुंचते हैं, घर का गेट खुला देखकर अंदर जाते हैं तो देखते क्या है कि जो यशुराजन है ये अपने बेड पर मृत पड़ा हुआ है। उसकी जो पत्नी है कला, ये वहीं पर बैठी हुई ज़ारो कतार रो रही है। उसकी जो बहू है ये भी वहीं पर बैठी हुई रो रही है। अब परिवार के लोग रो रहे हैं, मोहल्ले पड़ोस के लोग पहुंचते हैं कि क्या हुआ, तो बताते हैं कि जो यशुराजन है अचानक से रात में इनको हार्ट का दौरा पड़ा और उसकी वजह से इनकी मौत हो गई। बेटे को खबर की गई है, बेटा आ जाएगा, उसके बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग वहाँ पर थे उनको ये मामला थोड़ा सा संदिग्ध लगता है, इसलिए वहीं से कोई व्यक्ति चुपके से पुलिस को फ़ोन कर देता है। जब पुलिस को फ़ोन किया जाता है, क्योंकि यशुराजन कल तक तो ठीक थे, अचानक से दिल का दौरा पड़ा, कुछ लोगों ने कुछ देर रात तक भी उनको देखा था, लिहाजा कुछ लोगों ने जब पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस तुरंत इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत उस जगह पर पहुंचती है जे नगर में, और तुरंत जैसे ही इस घर के अंदर जाती है तो लोगों की भीड़ जमा होती है। पुलिस को देखकर लोगों की ये जो भीड़ होती है धीरे धीरे छटना शुरू हो जाती है। पुलिस अंदर पहुंचती है। सबसे पहले घर परिवार वालों से पूछा जाता है कि जो यशुराजन है क्या इनको कोई बीमारी थी या फिर कुछ और। तो जो उसकी पत्नी होती है जिसका नाम कला होता है वो कहती है कि यशुराजन बिल्कुल ठीक थे, अचानक से उनको दौरा पड़ा और अचानक से उनकी मौत हो गई। लिहाजा पुलिस वालों को कहीं ना कहीं ऐसा बताया गया था कि जो मामला है हत्या का मामला है,
इसलिए पुलिस इस पूरे केस का पंचनामा करती है। पंचनामा करने के बाद में सीधा सीधा डेड बॉडी की बहुत ही बारीकी से समीक्षा करती है और उसके बाद में डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस और बाकी के लोग यही समझ रहे थे कि हो सकता है कि हार्ट अटैक आया हो। बाकी के रिश्तेदारों को भी खबर कर दी गई थी, रिश्तेदार भी आ चुके थे। अंतिम संस्कार की तैयारियां होती उससे पहले ही पुलिस पहुंच चुकी थी, लिहाजा अब वेट करना था पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का। और दोस्तों जैसे ही समय गुजरता है तो पोस्टमार्टम से पहले एक रिपोर्ट आती है प्रीमार्टम, और प्रीमार्टम की रिपोर्ट में ये खुलासा होता है कि जो व्यक्ति हैं यशु राजन, इनके शरीर पर खरोंचों के चोटों के निशान हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्लियर हो ही जाएगा। अब खरोंचों के चोटों के निशान ये कहीं ना कहीं पुलिस के संदेह को बढ़ाते हैं, लिहाजा पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है और पुलिस जब दोस्तों उस रिपोर्ट को पढ़ती है तो रिपोर्ट को पढ़ने के बाद में ये जो केस था पूरा डाइवर्ट हो जाता है। अब हार्ट अटैक से मुड़कर ये जो केस था मर्डर की तरफ मुड़ चुका था। दरअसल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि मरने से पहले यशु राजन के साथ में काफ़ी ज़्यादा हाथापाई की गई है, मारपीट की गई है और इनके खाने में कुछ नशीला पदार्थ भी मिलाया गया था और उसके बाद में गला घोट कर इनकी हत्या की गई है। जब ये सारी चीज़ें पुलिस को पता चलती हैं तो पुलिस इस पूरे मामले में अब तुरंत जो यशु राजन की पत्नी होती है कला, उनसे पूछताछ करती है। कला से पूछा जाता है कि तुम्हारे पति के खाने में नशा मिला है, साथ के साथ उनके साथ में मारपिटाई की गई है, उसके बाद में उनके साथ में गला दबाया गया है, उनकी हत्या की गई है। तो जो कला होती है सीधे सीधे अपने बेटे उदय की पत्नी के ऊपर इशारा करते हुए कहती है कि हो सकता है कि इसने मेरे पति की हत्या की हो, क्योंकि सास बहुओं के अंदर थोड़ी बनती नहीं थी। लेकिन बहू रोते हुए पुलिस से कहती है कि साहब मेरा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। अगर सुबह मैं उठी थी तो मुझे बस यही बताया गया कि तुम्हारे जो ससुर हैं उनकी हार्ट अटैक आने की वजह से मौत हो गई है। तो पुलिस पूछती है कि तुम्हें ये बातें किसने बताई? तो जो उदय की पत्नी होती है वो बताती है कि मुझे ये मेरी बात सास मेरी जो थी वो कला उन्होंने बताई थी। लिहाजा पुलिस को कला की बातों पर पहले ही शक था, इसलिए पुलिस शक के आधार पर कला को उठाती है। उठाने के बाद में सीधा इसे पुलिस थाने लेके पहुंचती है। पुलिस थाने ले जाने के बाद में अब कला से पूछताछ की जाती है। दोस्तों जब कला से पूछताछ की जाती है तो कला काफ़ी ज़्यादा चतुर महिला थी। ये पुलिस को घुमाने की भरपूर कोशिश करती है, पुलिस को बातों में फंसाने की कोशिश करती है, पूरे केस को टालने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों पुलिस तो पुलिस होती है, पुलिस इस मामले में ज़रा भी रियायत नहीं बरतती है। कला से सख्ती से पूछताछ की जाती है, थोड़ी सी सख्ती पुलिस बढ़ाती है, उसके बाद में कला टूटती है और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनने के बाद में रिश्ते तार तार हो जाते हैं। दरअसल कला पुलिस को बताती है कि मैंने ही अपने पति यशु राजन का कत्ल किया है और इसमें ये कुछ नाम बताती है। एक नाम बताती है गोपाल का जो इस कला का भाई था, दूसरा नाम बताती है बहन डीजी का और तीसरा नाम बताती है ये अपनी बेटी जेनिफर का। इस तरीके के नाम बताती है, कहती है कि हम सब ने ही मिलकर यशु राजन की हत्या की है। अब एक 70 साल का बुजुर्ग, उसके कत्ल में उसकी बेटी जेनिफर साथ हो, उसका साला गोपाल साथ हो, उसकी साली जिसका नाम डीजी वो साथ हो और खुद पत्नी कला साथ हो, तो आखिर ये मामला पुलिस को कहीं ना कहीं हजम नहीं होता है। पुलिस पूछती है कि आखिर इस कत्ल को करने के पीछे का क्या रीज़न था, क्यों तुमने अपने 70 साल के बुजुर्ग पति की जान ले ली। तो उसके बाद में कला इस कहानी को शुरुआत से बताती है और इस कहानी को शुरुआत से जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा तकरीबन 37 से 38 साल पहले। कला की शादी यशु राजन से होती है। यशु राजन जिसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, बिजनेस था, कारोबार बहुत वेल सेटेड था। यशु राजन भी अपनी पत्नी कला के साथ में बेहतरीन ज़िंदगी बिताना शुरू करता है। धीरे धीरे यशु राजन और कला दोनों ही पति पत्नी बढ़िया तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे कि उसी समय इनको एक बेटा हो जाता है। बेटे का नाम ये लोग उदय रखते हैं। धीरे धीरे उदय बड़ा होने लगता है, उसका स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है। थोड़ा समय गुजरता है, उसके बाद में जो बहन होती है जेनिफर, इसकी पैदाइश होती है। अब परिवार में सदस्यों की संख्या पूरी हो चुकी थी, एक बेटा हो चुका था, एक बेटी हो चुकी थी। कला भी बेहद खुश थी, यशु राजन भी बहुत खुश थे। धीरे धीरे समय गुजरता है, उदय अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करते, उसके बाद में इनकी शादी की उम्र हो जाती है। जब शादी की उम्र होती है तो यशु राजन और कला इनको अपने बेटे उदय की शादी की चिंता होती है, लिहाजा ये अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों लड़की देखना शुरू कर देते हैं, उसके बाद में एक लड़की मिलती भी है, उसकी शादी उदय के साथ में कर दी जाती है। उदय की जो पत्नी थी ये देखने में बेहद ही खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही मॉडर्न ये लड़की थी। थोड़ा समय और गुजरता है, उसके बाद में जो बेटी होती है जेनिफर, इसकी भी शादी कला और यशु राजन कर देते हैं। अब घर परिवार के अंदर जो बेटी थी उसकी विदाई हो चुकी थी, उसकी शादी हो चुकी थी। अब घर के अंदर अगर कोई बच्चा था तो यशु राजन थे,
इनकी उम्र तकरीबन 70 साल हो चुकी थी। इनकी पत्नी कला थी, इनकी उम्र तकरीबन 51 साल हो चुकी थी। बेटा उदय था, इसकी उम्र तकरीबन 35 साल हो चुकी थी। और उदय की पत्नी थी जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास रही होगी। अब दोस्तों ये जो परिवार था बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो यशुराजन थे वो अपनी बहू के नज़दीक जाने लगते हैं। जब बेटा उदय बाहर चला जाता है, बेंगलोर चला जाता है, तो उस समय उदय की पत्नी घर पे ही रह जाती है। जो कला थी ये अक्सर कभी अपनी बेटी के यहाँ जाती थी, कभी अपने मायके चली जाया करती थी। ज़्यादातर समय ये घूमने में लगाती थी। तो कई बार ऐसा होता था यशुराजन 70 साल के और उनकी बेटे की बहू यानी यशुराजन की बहू जिसकी उम्र 30 साल, वो घर पे अकेली हुआ करती थी। एक दिन की बात है कि यशुराजन अपनी बहू को आवाज़ लगाते हुए कहते हैं कि बहू मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, क्या तुम मेरे सर की मालिश कर दोगी। अब जो बहू थी वो अपना कर्तव्य समझकर, अपना पालन समझकर तेल लेती है। तेल लेने के बाद में ससुर को मालिश करने के लिए पहुंच जाती है। और दोस्तों सामने से जब ये यशुराजन को मालिश कर रही होती है तो यशुराजन की नज़र इसके पेट की तरफ जाती है। तो यशुराजन की जो नज़र थी ये वहीं पर टिकी हुई थी और इसके मन में शैतान कब घुस गया इसको पता भी नहीं चला। उसके बाद में यशुराजन ने अपनी बहू से कहा कि बहू तुम देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और तुम्हें तुम्हारे पति की याद नहीं आती। तो बहू कहती है कि ससुर जी क्या ही किया जाए, क्योंकि पैसा भी ज़रूरी है, इसलिए वो बेंगलोर काम करते हैं, 2-3 महीने में चक्कर लगाते रहते हैं, तो ऐसी कुछ खास कमी लगती भी नहीं है। लेकिन यशुराजन अपनी बहू से अब डबल मीनिंग बातें करना शुरू कर देता है। जब ये डबल मीनिंग बातें करना शुरू करता है तो बहू को भी समझने में देर नहीं लगती है कि आखिर जी ससुर जी जो हैं वो चाहते क्या है। उसके बाद में बहू अपने ससुर के इशारे को समझती है। उसके बाद में उसी कमरे के अंदर गर्माहट बढ़ती है और ये दोनों ससुर और जो बहू थे ये दोनों मर्यादाएं भूल जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ में लिप्त हो जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उसके बाद में यशुराजन अपनी बहू के साथ में शारीरिक संबंध बना लेता है। लेकिन दोस्तों यशुराजन 70 साल का था, बहू 30 साल की थी, तो कैसे वो अपनी बहू को प्लेजर दे पाता। इसलिए बहू कहती है कि ससुर जी तुम में अब वो बात नहीं, इसलिए तुम उसके साथ में इन रिश्तों में ना ही आओ तो बेहतर है, क्योंकि मैं एक तरीके से अपने पति के साथ में धोखा भी करूं और उसके बावजूद भी मुझे तुमसे वो संतुष्टि ना मिले तो फिर क्या ही फ़ायदा है। ये बात यशुराजन को इतनी ज़्यादा दिल पे लगती है कि वो अपने एक दोस्त के पास पहुंचता है और कहता है कि यार इस उम्र में क्या पावर बढ़ाने की कुछ चीज़ें नहीं मिल सकती। तो उसका दोस्त उसे एक पावर की गोली के बारे में बताता है। यशुराजन मेडिकल से वो पावर की गोली लेता है, क्योंकि अभी बहू जो पत्नी थी यशुराजन की कला वो घर पे आई नहीं थी। वो गोली खाकर पहुंचता है और उसके बाद में अपनी बहू के साथ में जो शारीरिक संबंध बनाता है तो बहू यशुराजन की दीवानी हो जाती है। उसके बाद में यशुराजन और उसकी बहू उदय की पत्नी लगातार शारीरिक संबंधों में आते हैं। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, इंसान इन्हें कितनी ही प्लानिंग से करे, कितनी ही ज़्यादा सतर्क होकर करे, इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि छुपाए छुप नहीं पाती। ये चीज़ें धराधर जो थी यशुराजन और उसकी बहू के बीच में चल रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते थे और यशुराजन था वैसे भी उसकी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा बची नहीं थी, 70 साल का तो हो चुका था। तो लगातार वो कई बार ऐसा होता था कि गोलियों की ओवरडोज लिया करता था और ओवरडोज लेकर अपने बेटे की पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध बनाता था। धीरे धीरे समय गुजरता रहता है, लेकिन इस बारे में कहीं ना कहीं कला को हल्की सी खबर लग जाती है। अब कला को जब खबर लगती है कि उसका जो पति है वो अपनी बहू के प्रति दीवाना हो चुका है और बहू जो थी वो सास को एक नज़र भी नहीं भाती थी, लिहाजा कला अंदर ही अंदर घुटने लगती है। वो अपने पति से इस बारे में बात भी करती है, लेकिन पति जो था वो साफ तौर से इनकार कर देता है। वो कहता है कि तुम जो सोच रही हो ये सरासर गलत है। लेकिन दोस्तों जो उदय की पत्नी थी ये बहुत ज़्यादा चालाक थी। इसको लगता था कि जो सास कला है ये हमारी प्रॉपर्टी अपने भाइयों में और अपनी बेटी को दे देगी। इसलिए बहू जो थी वो अपने ससुर यशुराजन को बहलाती है, फुसलाती है और उससे सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेती है। और जब ये बात कला को पता चलती है वो अपने भाई गोपाल को बताती है, बहन डीजी को बताती है और अपनी बेटी जेनिफर को बताती है। कहती है कि इस तरीके से जो मेरा पति यशुराजन है बुढ़ापे में बहू के साथ में रंगरेलियाँ मना रहा है और अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करता चला जा रहा है। उसके बाद में ये सारे लोग प्लानिंग बनाते हैं और 24 जनवरी साल 2019 को शाम को खाने में ये लोग नींद की गोलियां मिला देते हैं। अब जो बहू थी वो पहले ही जाकर सो चुकी थी, क्योंकि वो उसकी सास से अनबन रहती थी, तो उसने खाना खाया नहीं था। लिहाजा यशुराजन तो खाना खा लेता है। जैसे ही यशुराजन खाना खाता है वो नींद में चला जाता है और उसी समय कला अपने भाई, अपनी बहन और अपनी बेटी के साथ मिलकर यशुराजन की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में जो बाकी के लोग थे, गोपाल, डेजी, जेनिफर, ये लोग चले जाते हैं। बस कला रह जाती है और सुबह सुबह उठकर कला रोने लग जाती है। जब बहू आती है कहती है ससुर जी को क्या हुआ,
तो कला बताती है कि तुम्हारे ससुर जी को अचानक से रात के 2 बजे के समय हार्ट का दौरा पड़ा और उसके बाद इनकी मौत हो गई। मैं चाह कर भी इन्हें बचा नहीं पाई। उसके बाद बेटे उदय को भी कॉल कर दिया जाता है। उदय वहाँ से छुट्टी लेकर यहाँ आने ही वाला होता है कि मामला पड़ोसी में पहुँचता है। कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस जब इस पूरे मामले में छानबीन करती है तो ये जो पूरा केस था पानी की तरह साफ हो जाता है। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि यशु राजन जो 17 साल के थे वो अपनी बहू के साथ में आपत्तिजनक रिश्तों में आए। शायद जिस वजह से उनकी जो पत्नी कला थी वो गलत रास्ते पर चली। कला, जेनिफर, बहन डीजी, गोपाल, इन सब की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने गलत रास्ता चुना, क्राइम का रास्ता चुना। अगर ये चाहते तो बैठकर भी इस मामले को सुलझाया जा सकता था, उदय से बात की जा सकती थी, लेकिन इन्होंने क्राइम का रास्ता चुना। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें मुकेश शर्मा है, लिखते हैं अत्यंत दुखद घटना है, मन रो रहा है, कोई कमेंट्स करने का भी मन नहीं कर रहा है, ऐसे दृष्टि की समाज को कोई जगह नहीं है। तो भाई मुकेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये प्रदीप कुमार का है, लिखते हैं मैं प्रदीप सूद पालमपुर हिमाचल से हूँ। मलिक भाई, आप बहुत अच्छे से कहानी सुनाते हैं, धन्यवाद। तो प्रदीप कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। फराज अहमद हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी। तो फराज अहमद जी, आपका शुक्रिया। मनोज भारद्वाज हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर। तो मनोज भारद्वाज हमारे काफ़ी पुराने व्यूवर्स हैं, कभी कभी कमेंट्स करते हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। जावेद अंसारी हैं, लिखते हैं कहानी बताने का आपका तरीका अच्छा है। तो जावेद अंसारी जी, आपका शुक्रिया। हमारे प्रिय व्यूवर्स जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, इनका नाम है दी बैरिस्टर और लिखते हैं नाइस स्टोरी। तो दी बैरिस्टर जी, आपका बहुत शुक्रिया। जावेद अंसारी हैं, लिखते हैं कहानी बताने का तरीका अच्छा है। तो जावेद अंसारी जी, शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी। रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का हमेशा की तरह शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, नाइस स्टोरी। साइको था शायद, हमको ऐसा लगता है। तो हसीबुल अंसारी जी, आपका शुक्रिया, आपने कमेंट्स किया। हारून अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो भाई वालेकुम सलाम, लिखते हैं भाई कहानी सुनाने का अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपकी कहानी दुबई से सुनता हूँ। तो हारून अंसारी जी, आपका बहुत शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह हैं, लिखते हैं ऐसे आदमी को फांसी होनी चाहिए, नाइस क्राइम स्टोरी, थैंक यू मिस्टर मलिक। तो दिल बहादुर सिंह जी, आपका बहुत शुक्रिया। दीपक सिंह हैं, लिखते हैं दीपक भाई न्यू दिल्ली से कहानी सुनते हैं। तो दीपक जी, आपका शुक्रिया। तनवीर हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आपको ज़रूर बुलाऊँगा। तो तनवीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में बख्शित करके आईडी है, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर, मेरा नाम विकास, रुड़की उत्तराखंड से कहानी सुनता हूँ। तो विकास जी, आपका बहुत शुक्रिया। और उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है वो आलम खान का है, लिखते हैं कितना गिरा हुआ आदमी था ये, हम तो सुनकर ही हमें डर लगने लगा है, इतना घिनौना इसने क्राइम किया है। तो आलम खान जी, आपका बहुत शुक्रिया। राजेंद्र कुमार हैं, लिखते हैं सर मैंने एक स्टोरी है, हेडिंग है कलयुगी की माँ। तो सर मैंने एक स्टोरी है जो जिसकी हेडिंग है कलयुग की माँ। तो राजेंद्र कुमार जी, आप मुझे उस स्टोरी को इंस्टाग्राम पर ज़रूर भेजिएगा। अनिल कुमार हैं, लिखते हैं पता नहीं आजकल के लोगों को क्या हो गया है, अनिल कुमार अमेरिका से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में SKD24 करके आईडी है, लिखते हैं आप बहुत सी कहानियों में बोलते हैं कि कहानी सुनाने का दिल नहीं चाह रहा था, उसके बाद भी सुना देते हैं। तो बहुत वजह आपने फरमाया, लेकिन क्या होता है कि हमें किसी भी क्राइम स्टोरी को कवर करने के लिए उस कहानी के अंत तक जाना पड़ता है, फील्ड में उतरना पड़ता है, और उस दर्द का जब एहसास होता है तो उसे लफ्ज़ों में बयां कर पाना मुश्किल होता है। तो जो दर्द हम महसूस कर रहे होते हैं वो आपको बताते हैं। बाकी हमारा काम है क्राइम स्टोरी सुनाने का, तो सुनाना पड़ता है जिससे लोगों को जागरूकता मिलती रहे और लोग कम से कम अपने बीच छुपे हुए भेड़ियों को पहचानते रहे। सो दोस्तों, ये थी कहानी और ये थे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स। मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।